सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त एक तरफ तो कोरोना की जंग है जिससे हुकूमत हो, प्राइवेट इदारे हों, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, अवाम हो, वो लड़ने की भी कोशिश कर रही है। और कोरोना के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल अब जब लॉकडाउन खुला है तो बेहतियाती भी नज़र आ रही है। इससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और बड़ा अहम मामला इस वक्त है और वो है फिर से उस करप्शन के मामलात, नैब के अंदर चीज़ों के मामलात। कुछ ही देर पहले शहजाद अकबर साहब जो मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब हैं, उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं टीटीज़ के हवाले से, नई कंपनीज़ के हवाले से कि मियाँ शहबाज शरीफ रोज़ाना एक नई बात बता देते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अपने बच्चों के इस तमाम तर कामों का से नहीं है, मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 100 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाने के बावजूद अब तक कोई चीज़ साबित नहीं की जा सकी है। ये कहना है मियाँ शहबाज शरीफ का। और कुछ ही देर पहले, चंद सेकंड्स पहले आप देख रहे थे जो मरियम औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की बात की जा रही है कि सिवाय इल्ज़ामात के कोई एक चीज़ भी अब तक यहाँ से साबित नहीं हो सकी है। कहा जाता है कि जी कंपनीज़ हैं, कहा जाता है कि जनाब सारे के सारे करप्शन के मामलात हैं, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सिर्फ यहाँ तक महदूद है हुकूमत, और न्याजी गठजोड़ से आगे कुछ नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, ये शहजाद अकबर साहब ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब एक नई कहानियां सुना रहे हैं। उनका रद्द अमल भी मुस्लिम लीग नून का आ गया। वो कह रहे हैं कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, साबित कुछ नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि टार्जन की वापसी होगी और मियाँ शहबाज शरीफ के लिए अब आसान नहीं है चीज़ें। लेकिन जी सीरियस केसेस हैं ईद के बाद शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं और ये केस सीरियस हैं और शहजाद अकबर ठीक कह रहे हैं और इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। ये समझ रहे हैं कि मीडिया खेलने से केसों से बच जाएंगे, ये नहीं बच पाएंगे और ईद के बाद जो भी दिन थोड़े आप लगा लें उसके बाद इनको जवाब देना है। और ये इनके इतने केस सीरियस हैं कि ये और हमजा शहबाज, मुसलमान तो भाग गया लंदन, वो तो अब आएगा नहीं कभी भी जब तक ये केस हैं। और उनके केसेस को सीरियस देख रहा हूँ और शहजाद अकबर क्योंकि इस काम को डील कर रहे हैं तो वो बेहतर इससे जवाब दे सकते हैं। तो आपका तज्जिया सर क्या कहता है शेख साहब कि ये फिर शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों आए? अब वो कोरोना से लड़ने आए थे, अब वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये केसेस हैं, आप कह रहे हैं कि उनके लिए सख्त हो सकते हैं। तो फिर कोई ऐसी उम्मीद थी जो शहबाज शरीफ साहब को मुल्क में लेकर आई? क्या उम्मीद होनी जी, इन लोगों का ख्याल था यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे और जो कुछ लंदन में वो देख के आ रहे थे। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का एक गेस वर्क होता है और वो गेस वर्क यही था कि भाई कि या इनके पास मामलात नहीं होंगे या इनके हालात खराब हो जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है जब इन्होंने देखी तो इनके लिए नाकामियां ही नाकामियां। तो अब तो इन्होंने कहा कि हम सारे भाम दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है गाड़ी छुटकी चुकी है। नैब के कानून में इतनी जल्दी तरमीम नहीं करने वाला जितनी जल्दी ये सोचे बैठे। तो शेख साहब, गाड़ी से याद है कि आप पाकिस्तान रेलवे का अब क्या प्लान है ईद के हवाले से? कुछ चीज़ें प्लान हो रही हैं, काबीना में कोई फैसला होगा कि रेलवे खुलेगी या नहीं खुलेगी ईद तक? उम्मीद तो है जी ईद से पहले खुल जाएगी। इमरान खान से तो यही तोके हैं कि वो गरीब की सवारी को खोलेंगे। बाकी चीफ मिनिस्टर हजरात के हम मतहत नहीं आते, हमने तो इमरान खान के फैसले को देखना है। तो जिस दिन ये फैसला हो गया 1 घंटे के अंदर हम जो है ये ट्रेनें चला देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शेख साहब SOPs के अंदर जी, अच्छा 1 दिन के अंदर आप कह रहे हैं? तो हमने वही बनाई है जी जो इस कोरोना के लिए 60% की हमने ऑनलाइन टिकटिंग की है। ठीक है। सारी गाड़ियों को ठीक किया, तमाम मेन स्टेशनों पे हमने आलात लगाए हैं और वो कैमरे लगाए हैं जो टेस्ट करते हैं। बाकी अब इनका देखें ये कब हमें इजाजत देते हैं, क्योंकि ईद तो सर पे आ गई है। हमारे लिए तो मुसाफिरों को घरों में पहुंचाना और लोगों का ईद में घरों में जाना जरूरी है।
2-3 दिन में उम्मीद है शायद हमें इजाजत मिल जाए तो हम ट्रेनें चला रहे हैं। अच्छा, 2 दिन उम्मीद है कि आपको इजाज़त मिल सकती है। एक सवाल शेख साहब है कि SOPs के हवाले से जो बड़े स्टेशन हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर तो एक बेहतर इंतजामात हो सकते हैं, लेकिन सर जब पैसेंजर्स ट्रेन अगर चलेंगी तो छोटे स्टेशन हर जगह पर तो पाकिस्तान रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ पर ऐसे कोई इंतजामात किए जाएँ कि उनका टेम्परेचर चेक हो या वहाँ पर सैनिटाइज चीज़ें की जाएँ। इसको किस तरह से फिर मुकम्मल करेंगे सर? छोटे स्टेशन पे रोक ही नहीं रहे जी, महदूद ट्रेनें चला रहे हैं। 30 ट्रेनें होंगी, 15 अप और 15 डाउन, 142 ट्रेनें नहीं चला रहे, जो सारे मुल्क को एक दफा एक सेटअप में ले आए और एक सर्कल बन जाए जो है कोयटा से लेके कराची तक और कराची से मुल्तान पिशावर, एक 15 जो ट्रेन का बेड़ा जो है 15 अप और 15 डाउन यानी 30 ट्रेन को हम चलाने लगे हैं। और 30 ट्रेन सिर्फ बड़े स्टेशन जो मेन है वहीं पे रुकेंगी, किसी छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेंगे। तो शेख साहब आपने कहा था कि जून तक की तनख्वाह तो दे सकते हैं, उससे आगे पाकिस्तान रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको बेल आउट पैकेज आपके लिए हो गया है कि पाकिस्तान रेलवे को दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा लंबा खसारा का वक्त हो गया है रेलवे के लिए अभी? बस जी जून की ये तनख्वाह दे सकेंगे, ये तो हमने दे दी, अगली भी दे सकेंगे, उसके बाद नहीं हम तनख्वाह दे सकते। ये गवर्नमेंट को बंदोबस्त करेगी हमारे लिए अगर इतना लंबा लॉकडाउन चलना है तो। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 2-3 अगर इजाज़त मिल गई तो उसके बाद 30 ट्रेनें चला दी जाएंगी ईद तक, जो बड़ी ट्रेन और बड़े स्टेशन तक जिनको रोका जाएगा। लेकिन एक और मामला है जिसको रोक दिया गया, वो है कुछ मार्केट्स कराची में और SOPs की खिलाफ वर्जी थी, ज़ैनब मार्केट को बंद कर दिया गया है। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब मार्केट पे ही हैं। अमजद आगाह कीजिएगा कि SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी, मामला क्या हुआ है कि ज़ैनब मार्केट अब 2 दिन खुली, तीसरे दिन बंद कर दी गई? देखें मुदस्सिर बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं इरशाद सोडर, उनकी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर हैं आसिफ रज़ा, वो यहाँ आए, ज़ैनब मार्केट को उन्होंने विज़िट किया, दुकानों को चेक किया, तो जहाँ बताया ये जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कि दुकानों के जो दुकानदार थे वो SOPs की जो है सरीहन खिलाफवर्जी कर रहे थे, किसी भी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था, समाजी फासले को भी जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा रहा था। अब से कुछ देर पहले ज़ैनब मार्केट समेत यहाँ 4 मार्केटें हैं जिनको सील कर दिया गया है, 1500 के करीब दुकानें हैं जो मुतासिर हुई हैं जिनको बंद कर दिया गया है। ये सारी इतला मिलते ही जो कराची ताजिर इदारे के सरबराह हैं अतीक मीर वो यहाँ पहुँचे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि यहाँ पर आप वहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करें तो दुकानदार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया का यह कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिसकी बुनियाद पर अब मार्केट्स को सील किया जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सेंटर्स जो हैं वो सील किए गए हैं। अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद कायम खानी, सबसे पहले आज कराची में ज़ैनब मार्केट को सील किया गया था, क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी दुकानदारों पर आयद की जा रही है कि वो इसके जिम्मेदार हैं इसलिए यह सील हुई है? दुकानदार कहते हैं कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है ग्राहकों के हवाले से कि फासला मेंटेन किया जाए। SOP जब बने थे तो वो किसकी जिम्मेदारी थी ये तमाम तर चीज़ों पर अमल करना? देखें मुदस्सिर, कमिश्नर ऑफिस में जो है वो ताजिर बिरादरी और कमिश्नर के जो ज़िले इंतज़ामिया उनके दरमियान जो है SOPs तय की गई थी। सूबाई वज़रा भी जो है उस मौके पर मौजूद थे। ताजिर बिरादरी की जानिब से जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी कि जो दुकानदारों के लेवल तक की जो जिम्मेदारी है वो उसको उठाने के लिए तैयार हैं। तमाम ही SOPs पर जो है अमल दरामद कराया जाएगा। ताहम जो शहरियों का हवाले से जो मामला थे वो ज़िले इंतज़ामिया के सुपुर्द थे कि कितने शहरी कब आएँगे और किस तरह उनको समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन देखा ये गया कि 3 दिन के अंदर ही जो है वो इंतज़ामिया को हरकत में आना पड़ा और अब ये शहर की बड़ी मार्केटें बंद कराना शुरू कर दी गई हैं। गुल प्लाजा का जैसा भी बताया गया। अमजद कायम खानी, जो ताजिर रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, जब ये दुकानें सील हो रही हैं, मार्केट सील हो रही है तो? जी बिल्कुल, अतीक मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा अतीक साहब, शहर की मुख्तलिफ मार्केट अब ज़ैनब के बाद गुल प्लाजा भी बंद कर दिया गया है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताजिर बरादरी क्या कहेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? आपने SOP की जिम्मेदारी ली थी, इस पर अमल दरामद क्यों यकीनी नहीं बनाया जा सकता? देखिए, ये उम्मीद से ज़्यादा लोग मार्केटों में निकले। एक तो ये र्यूमर के 2 से 3 दिन में मार्केटें वापस बंद करवा दी जाएंगी, ये गलत तौर पर एक परसेप्शन ये शुरू किया गया। दूसरा, शॉपिंग मॉल्स बंद होने से सारा जो बोझ था ख़रीदारी का
वो ये आम मार्केटों पे और ये जो ईद की इस सीज़न के हवाले से जो रिवायती ख़रीदारी की जो मार्केटें हैं जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, या गुल प्लाजा जिसका भी आपने जिक्र किया, तो मामूल से 5-6 गुना ज़ायद रश देखने में आया। तो यकीनन ये ना तो दुकानदारों ने रोक सके और ना ही उन्हें समझा सके कि वो SOPs पर अमल करें, क्योंकि दुकानदार अगर SOPs पर अमल करे भी तो मैं देख रहा हूँ कि ख़रीदार को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। आज भी ख़रीदारों की वजह से ये जो आज इंस्पेक्शन टीम आई है जो कमिश्नर कराची की जानिब से, उसने गिल्टी महसूस किया लोगों को, तो अब यकीनन हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे, इसलिए कि SOPs पर अमल करना, ये दुकानें खुलना जो है ये इससे मशरूत है। अगर दुकानदार SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मैं कतई तौर पर उनकी हिमायत नहीं करूँगा। अच्छा, अगला लाहेमल बताइएगा, क्या लाहेमल होगा? अब ये बड़ी मार्केट इस तरह बंद होना शुरू हो गई, 3 दिन सिर्फ कारोबार कर सके, फिर ये लोग घरों को बैठ जाएंगे और फिर ये सारे मामला होंगे। किस तरह शहर का मामला चलेगा? ईद की ख़रीदारी भी है, काफ़ी अरसे से लोग घरों में बैठे हुए हैं, फिर दिहाड़ीदार तबका जो दुकानों पर काम करता है वो मुतासिर होगा, क्या कहेंगे? देखें, जो सील हुई मार्केटें यकीनन इनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। एक सहूलत इन्हें मिली थी 2 माह के बाद, वो ख़त्म हुई और 3 रोज़ के अंदर ही ख़त्म हो गई। तो हम इनसे यकीन दयानी के बाद कमिश्नर से इस्तदा करेंगे कि वो इन्हें दोबारा कारोबार करने की इजाज़त दें। कोशिश करेंगे कल ही इनकी मार्केटें खुल जाएं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दोबारा से चांस मिलने के बाद ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। इनकी बदकिस्मती होगी कि फिर इस गलती को दोहराएं और फिर दोबारा इनकी मार्केटें ज़्यादा दिनों के लिए बंद हों। अमजद खान खानी हमें आगाह करें कराची की सूरत हाल से मुतालिब। यहाँ पर मुख्तलिफ इस वक्त प्लाजे, मुख्तलिफ मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। हम बात करेंगे इस वक्त बलोचिस्तान हुकूमत के इकदाम के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर भी ये लॉकडाउन में नरमी हुई, कल कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले आपसे जानेंगे, कल कुछ कार्रवाइयाँ आप लोग भी कर रहे थे, कुछ तंबीह भी कर रहे थे ताजरों को दुकानें खोलने, कारोबार खोलने के हवाले से, और वहाँ भी रश देखने में आ रहा था। क्या सूरत हाल इस वक्त है? जो आपने SOP बनाए हैं उन पर अमल हो रहा है कोयटा में ख़ास तौर पर? जी मुदस्सर, इस वक्त पूरे दुनिया में ये जो लफ्ज़ SOPs हैं, किसी से भी आप पूछ लें जिसके पास मोबाइल है या TV देखता है या अखबार पढ़ता है या लोगों से उसका मिलाप है, वो SOP को समझते भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी समझते हैं। और इसी इत्मीनान के साथ हमने मार्केट रिलैक्स किए। हमने इस्तेलाह जो इस्तेमाल किया फेडरल गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन का, हमने स्मार्ट लॉकडाउन इस तनाजुर में किया कि लोगों का भी मुतालबा था, डेली वेजेस वर्कर का भी मुतालबा था, हमारे ताजिरान बिरादरी उनका भी मुतालबा था, दुकानदारों का भी। और हमने उनसे कहा, चूँकि अभी कोरोना का कुछ नहीं पता कि 6 माह में इसकी वैक्सीन आती है, साल में आती है, 2 साल में आती है, चूँकि कोई अतमी और मुतय्यन करदा वक्त नहीं है, तो बेहतर यह है कि कोरोना के साथ साथ जो है इन SOPs के साथ साथ मामलात ज़िंदगी चलाना हम सीख जाएं। हमें अभी से आदत इसका पड़ जाए। खुदा ना ख्वास्ता अगर 1.5 साल भी ये सिलसिला जारी रहता है तो लोगों के मामलात ज़िंदगी के साथ साथ कोरोना का तदारुक हो। और ये बड़ा राइट टाइम है इसके लिए कि सिर्फ 1.5 माह के लॉकडाउन के बाद हमने ये फैसिलिटी फराम की पब्लिक को, ताजिरान को। लेकिन ताजिरान अब खुद ये साबित कर रहे हैं कि अपने कारोबार के साथ साथ हवाम की ज़िंदगियों के साथ उनको कोई सरोकार नहीं। वो जिस तरह कारोबार कर रहे हैं, SOPs को कम फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने कमिटमेंट की बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, और ये उनका एब्लिगेशन है। बाल ताजिर बिरादरी के कोर्ट में डाला कि कल हमसे गिला न करें, लेकिन उसके बावजूद कल भी हम उनसे मिले, परसों भी मिले। हमने 12 उनसे कहा है, लास्ट सैटरडे को हमने मार्केट ओपन किया था, इस सैटरडे तक 1 हफ्ता पूरा होगा। हम देख रहे हैं अगर वो संजीदा है तो फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला आगे चलेगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करी, वो हमारे साथ ताउन करे, और फिर एक बेहतर अंदाज में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया तो एक नोटिफिकेशन के साथ जो ही हमने लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया तो 10 मिनट में एक ही नोटिफिकेशन के साथ हम स्मार्ट लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद हमारा पब्लिक, हमारी ताजिर बरादरी, हमारे दुकानदार, सही, वो ये कहने के मिजाज कथन नहीं होंगे
कि आपने हमें मौका फराहम नहीं किया। बिल्कुल सही है, ये उनके साथ मौका है, वो समझ जाएं, क्योंकि इंडेफिनिट टाइम के लिए है तो फिर उसके साथ नजर आ रहा है और इसी तरीके से अब चलना होगा। इसके अलावा को हल नहीं है। अगर आपने मौका दिया तो उस मौके से अब ताजरों को भी फायदा उठाना चाहिए और जो आवाम आ रही है शॉपिंग करने के लिए उसको चीजों को मद्देनजर रखना होगा। शाहवानी साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और जिस तरह से ये लॉकडाउन खुला है हमने ये देखा कि एक दिन में अब 2000 से ज्यादा का फिगर हो चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम सूरत हाल पर बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया और मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। लियाकत शाहवानी साहब तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत हमारे साथ हैं, कुछ देर में हमें डॉक्टर अशरफ निज़ामी भी ज्वाइन करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे शाहवानी साहब कि इस वक्त बलोचिस्तान में फिगर कदरे इस वक्त कम है, क्या ये सिर्फ टेस्ट की वजह से है कि आप टेस्ट नहीं उतने ज़्यादा कर पा रहे हैं या वाकई यहाँ पर मरीजों की तादाद कदरे कंट्रोल है? नहीं, हम टेस्ट हमने शुरू में कम किया। हमारा ये प्लान था 50,000 टेस्ट कंडक्ट करके जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है उसको समझा जाए। उस वक्त हमारे पास VTM और किट्स वगैरह कम अवेलेबल थे। अब NDMA ने हमने खुद काफ़ी जो है वो अरेंज कर लिया है, NDMA ने भी हमें भिजवाया। अब हम एग्रेसिव टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ में हम रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे एक ट्रेजेक्ट्री सामने आ रही है। एक परसेंटेज गुज़िश्ता 8-10 दिनों से ऑलमोस्ट 18 से 20%, कभी वो फ्लक्चुएट करता है, 27% हो जाता है, कभी 23। ओवरऑल जितने टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं उनमें जो पॉजिटिव जो तनासुब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट आप इसको 20% समझे। अब इसको अगर हम ज्यादा फैलाते हैं पूरे बलूचिस्तान में, ऐसे एरियाज भी हैं बलूचिस्तान में जहां पे यकीनन ये कम होगा, दूर दराज लोग रहते हैं, तो फिर ओवरऑल उम्मीद है, इम्कान है कि ये कम हो जब ओवरऑल सारा इकट्ठे होगा रिजल्ट। मुमकिन है कि दूर दराज इलाके जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं वहां मजीद ज्यादा हो, तो अभी उसका हम टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमें एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री समझ आएगी। अभी हम अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। कल एक जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल है वहां पर हम एक PCR मशीन, एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक हमने BMC में रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है। पहले हमारा 800 मैक्सिमम कैपेसिटी था, अब जो है 1000+ इस वक्त कैपेसिटी हो गई है। 3 PCR मशीनें फेडरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली उन्होंने भिजवाए हैं और इसके बाद जब ये हम स्टैब्लिश करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट प्लान हमारा ये है, ह्यूमन रिसोर्स की किल्लत का अगर सामना ना हो, ये मुश्किल हमें ना हो, तो बलूचिस्तान के 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक लेबॉर्ट्री हम मजीद स्टैब्लिश करेंगे ताकि एग्रेसिव टेस्टिंग कर सकें और ट्रेजेक्ट्री हमें समझ आए, तनासुब हमें समझ आ सके। लेकिन अभी और उस वक्त तक इसीलिए आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, पूरे मुल्क में नजर आ रहे हैं शाहवानी साहब, वही बलूचिस्तान की भी सूरत हाल है कि किस तरह से कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर वो बढ़ेगी तो फिर उसके बाद ही नंबर सामने आएगा। अब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, मुल्क में लॉकडाउन खुल गया है, 35,000 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं पूरे मुल्क में। ख़ासतौर पर 2 जो बड़े सूबे हैं उनमें यह फिगर बड़ी तेज़ी के साथ सामने आ रहा है। इस लॉकडाउन के बाद ईद तक जो अभी कोई 8-10 दिन 12 दिन रह गए हैं, ये फिगर आप कहाँ देख रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की तवक्को है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। हमने तो पहले दिन से यही कहा था कि देखें, आप साइंस को और जो दुनिया के अंदर जैसे जो है उसको मजाक ना समझें। इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मुआशरे के लिए मसाइल हैं, और हुकूमत के ऊपर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो अपने प्रेशर्स बिल्ड अप करती हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रही होती और उनके हवाले से ये सब करते हैं। मैं एज अशरफ निज़ामी और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम बिल्कुल इससे आगाह हैं और बिल्कुल हम समझते हैं कि जो प्रेशर्स हैं। हैविंग सेड, लेकिन इससे ये मकसद नहीं है कि हम वो चीज़ जो कि एक सही चीज़ करने की हो उससे हम किसी तरह से मुनकर हो जाएं। हम ये चीज़ छोड़ दें कि दूसरे खित्ते के अंदर कैसा हुआ था और हमारे यहाँ पे ये कैसा इसका इम्पैक्ट आएगा, उसको हम दरगुजर नहीं कर सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और दुनिया के लिए जो मैं समझता हूँ कि जो अच्छी हुकूमतें और जो अच्छे लीडर्स जिनको हम समझते हैं, लीडर इज़ नॉट द पॉपुलरिस्ट पर्सन।
ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम कहती है कि आग लगा दो, जलाओ घिराओ की बातें हों, और अगर वही लीडर बातें करे तो वो बड़ी अच्छी लगेंगी, लोग पॉपुलर होकर उसको समझेंगे। मेरे नज़दीक लीडरशिप वो लीडरशिप है जो कि एमिकेबली वो चीज़ें देख सकती है जो मैं और मेरे जैसा कोई आम आदमी उसको नहीं देख सकता। मीन बाय अ विजनरी पर्सन, जो ये देख सके, जो असेस कर सके, इवेल्युएट कर सके कि उन इक़दामात का क्या इम्पैक्ट और कैसे आएगा। मैं तमाम तरह एहतराम के बावजूद कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल ही एक स्टेटमेंट दी कि मैं तो डे 1 से इसके खिलाफ था कि लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, मतलब एक कैसी हम इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब डे 1 से इसके साथ मुत्तफिक ही नहीं थे, देन हाउ कम्स के लॉकडाउन हो गया, फिर कैसे कर दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट दैट मच नौज़ुबिल्लाह इफेक्टिव नहीं है। तो ये जो चीज़ें देखने की हैं और उसी का ये हम देखते हैं आज शाखसाना के बावजूद कि हमारे मीडिया के दोस्तों ने, आप दोस्तों ने जिस तरह से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसके साथ रखा कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए कि दुनिया के अंदर जो करनी है कि आप डॉक्टर साहब, हुकूमतों की जिम्मेदारी तो बहरहाल सबसे, हम इस पर भी बात करते हैं, लेकिन यह है कि इनफरादी तौर पर अब क्या करना है इस पर बात करेंगे। लेकिन लियाकत शाहबानी साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन खोल दिया आपने क्योंकि इस वक्त बड़ा प्रेशर है, लॉकडाउन अगर नहीं खुलता है तो उसका भी एक प्रेशर है जो हुकूमतों पर बराह रास्त आता है आम आदमी के हवाले से। अब जो आप लोग प्लान कर रहे थे लोगों की माली मदद के हवाले से, अब उसमें फिर हुकूमतें थोड़ा हाथ खींच लेंगी क्योंकि मार्केट खुल गई है, कारोबार जब खुल गया तो लोगों के लिए अब कमाना आसान हो जाएगा, दिहाड़ीदार के लिए, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जी मुदस्सर, अगर लोग SOPs फॉलो करें, दिहाड़ीदार तबका इम्पैक्ट भी उस पर नहीं आएगा, लोगों की मामलात जिंदगी भी चलेंगे। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो ये रिस्क नहीं ले सकता। हम लाशें नहीं उठा सकते, हम मार्केट बंद कर सकते हैं। अगर मार्केट बंद होने से, वीरान होने से, और हॉस्पिटल भी वीरान रहते हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं, हमारा ये उसूली मौक़िफ़ रहा है। हमने आवाम को मौका फराम किया है, हमने आवाम को ये कहा 1 मीटर का फासला रखें, उन्हें ये नहीं कहा कि 1 किलोमीटर आप दौड़ लगाएं जो वो उसको मुश्किल समझ रहे हैं। सही। हमने मैंडेटरी उनको कहा कि मास्क पहने, हमने ये नहीं कहा कि आप हेलमेट पहने या फिर हादसे की शक्ल में आप पैराशूट पहनकर जहाज से आप छलांग लगाएं जो उनको मुश्किल लग रहा है। इन SOPs में मुश्किल क्या है मुदस्सर? बिल्कुल 21st सेंचुरी में हम बैठे हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड नेशन है, मीडिया हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं, अक्सरियत लोगों की आज भी लॉकडाउन को कोरोना के तदारुक का वाहिद जरिया समझते हैं ऐसे, लेकिन खुद वो SOPs पे अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा एक मिजाज है। हम ये मौका फराम कर रहे हैं कि जिंदगी भी आसान रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 8,29,000 हाउस होल्ड प्रायर कोरोना सीनियरों बलूचिस्तान में वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार थे। अब उसमें 5 लाख का इजाफा हुआ 1.5 माह में। 13,29,000 फैमिलीज ऐसे हैं जो अपनी किफालत के लिए रियासत की तरफ देख रहे हैं। अभी हम इसमें अगर महीना और इजाफा करते हैं 1.5 माह, ये कुल 9,42,000 फैमिली होंगे और 8,29,000 फैमिली जो पहले थे ये बन जाते हैं 17,71,000 हाउस होल्ड्स। कुल 19 लाख हाउस होल्ड्स है बलूचिस्तान में, जिसका मतलब ये होगा कि सिर्फ 8% हाउस होल्ड्स बलूचिस्तान में अपनी किफालत खुद करने की पोजीशन में होंगे, बाकी सब की किफालत बाकी 92%। और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हुकूमतें सकती हैं, हुकूमतों के पास ना इतने वसाइल होते हैं कि वह 90% लोगों को घर बैठकर ये चीज़ें फराहम कर सकें। डॉक्टर साहब, आप हुकूमतों की जिम्मेदारी की तो बात करें, लेकिन एक इनफरादी अमल भी है जो हमें खुद करना है। अगर वो इनफरादी अमल हम खुद नहीं करेंगे तो ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। लोगों ने कारोबार करना है, बाहर निकलना है, इसके साथ जीना भी तो सीखना है। मुदस्सर, आप बात दुरुस्त कह रहे हैं मेरे भाई, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिस वजह से कि हम खुदा न खास्ता ये तो नहीं थे कह रहे थे कि मतलब 1.5-2 साल जैसे दुनिया के अंदर है कि वी हैव टू लिव विद द कोविड-19, कि एक निज़ाम है आपके बिफोर कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19, जैसे दूसरी जंग अज़ीम का था कि दूसरी जंग अज़ीम से पहले की ज़िंदगी थी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद की। हम ये समझते हैं और दुनिया जैसे समझती है, हम उनके साथ चलो एग्री ये बात करते हैं कि बिल्कुल बैन ही ऐसा ही है। गुजारिश ये है कि हुकूमत ने, और हमने बड़ा वाज़े तौर पे SPM में ये पैगाम दिया है कि हुकूमत ने अपनी इस जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया। हुकूमत ने वाज़े तौर पे ये मैसेज दे दिया है कि अगर आप ज़िंदगी बचाना चाहते हो, अगर आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हो, अपने ख़ानदान के साथ ठीक रखना चाहते हो, तो देन यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। और मैं समझता हूँ कि हमारी ताजर कम्युनिटी, ताजर बरादरी और बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं, ये जो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर हमारे हैं दोस्त जो काम करते हैं,
उनके ऊपर भी अब हमारे अंदर ये मुआशरती जिम्मेदारी आयद होती है, मजहबी हमारे जो अकाबरीन हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अक़वाम का, वो कौम का और हम जैसे लोगों का वो ख्याल रखें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। एक तो ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा, अवाम से अब ये मैं अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, मैं हाथ वाथ जोड़ के तो नहीं, चुके एक तो ये भी अब तो मस्खर बन गया कि जी फ़लाँ बंदे ने हाथ जोड़ के ये बात कह दी कि इससे बचो। अगर ये तमस्खर ना होता तो मैं आपके तवस्सुत से यकीनन हाथ जोड़ के ये सब लोगों से कहता कि खुदारा अपने आप को बचाएं। ये निज़ाम, हम बारहा कहते हैं कि खुदा करे हम गलत हो, खुदा करे हमें खिफ़त उठानी पड़े कि हमने ऐसे खामखा ये शोर मचाया हुआ था, लेकिन अपरेंटली मुदस्सर ऐसा लगता नहीं है कि हम बहुत गलत होंगे, लगता नहीं है कि दुनिया ऐसी गलत है, साइंसदान ऐसे गलत है। सही, बिल्कुल। अब जो चीज़ है पूरी दुनिया के सामने एक क्लियर है, और यही है कि अपना ख्याल रखा जाए, एहतियात की जाए, और जो SOPs बन गए हैं उन SOPs पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी जिस हवाले से। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अब कुछ बात करेंगे। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एक बड़े लंबे अरसे के बाद कोई बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर बहुत सी मुतज़ाद खबरें उनकी सेहत के हवाले से चलती रही हैं, उस पर भी बात करेंगे और बयान के हवाले से भी बात होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब की आज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत के हवाले से 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर बड़ी एक मुतज़ाद सी खबरें चल रही हैं, आप बताइए उनकी सेहत कैसी है? सदर जरदारी साहब की सेहत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो जब कैद में रहे उस वक्त उनकी सेहत का ख्याल उस तरह नहीं रखा गया और वो थोड़े वीक हो गए थे, लेकिन अब वो बेहतर हैं और मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हैं। लेकिन इन दोनों कोरोना की वजह से वो यकीनन एहतियात कर रहे हैं। जब लीडरशिप खुद लोगों को कह रही हो कि एहतियात करें तो उनको खुद एहतियात करने की जरूरत है, और उनकी जगह बिलावल साहब जो हैं वो पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं। और जरदारी साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन कायरा साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि वो जनरल मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक जमहूरी वजीर आज़म के लिए एक आमिर के हवाले से कहा जाए कि उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये बड़ा सख्त सा बयान है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? पहली बात तो यह है कि जनरल मुशर्रफ और इमरान खान इकट्ठे थे। आपको याद होगा खान साहब ने उनको सपोर्ट किया था रेफरेंडम में, आपके इल्म में है, और खान साहब उनके साथ मिलकर चलना चाहते थे। इमरान खान साहब और परवेज मुशर्रफ में बहुत सारी इक़दार मुश्तरक हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत ने जो इख्तियार दिया, जो अदालत का अपना भी इख्तियार नहीं था कि वो आइन में तरमीम कर ले, उन्होंने आइन में तरमीम करके जो आइन का हुलिया पहले से ही बिगड़ा हुआ था अमरीत के हाथों, उसको मजीद खराब कर दिया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के वफाक पे जद लगने लगी और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मनों ने उसको इस्तेमाल करना चाहा, सूबाई खुद मुख्तारी के इशू को नेगेटिवली एक्सप्लॉइट किया। उसके वो भी एक बड़ा, और यही काम आज खान साहब की हुकूमत में अगर 18वीं तरमीम या आइन के अंदर तरमीम करके इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए। और दूसरा जो फाशिस्ट स्टाइल है हुकूमत चलाने का ताकत के जरिए, अगर परवेज मुशर्रफ
के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब के हथियार को इस्तेमाल करके पैट्रियट बनाए जाएं, जमातें तोड़ी जाएं, काफिली खड़ी की जाए। अच्छा कायरा साहब, 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आप बात करें, 18वीं आईनी तरमीम जिसका सेहरा चले, आपकी जमात आपकी हुकूमत पे था, बाकी जमातें आपके साथ थी। सर पीटीआई के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इस चीज़ को तब्दील कर सकें, फिर क्यों इस पर बात हो रही है? दोनों जानिब से आप भी बात कर रहे हैं, वो भी बात करें, जब तब्दील ही नहीं होना तो इस चैप्टर को क्यों खोला जा रहा है? इसकी वजह यह है कि 18वीं आईनी तरमीम अब कोई 18वीं तरमीम नहीं रह गई, अब आईने पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, उसका हिस्सा हो गया। पाकिस्तान की मौजूदा शक्ल हमने बड़ी मुश्किल से खड़ी की है, और उससे पहले ये बड़े मुतनाज़ अमूर हैं। जब आप सूबाई खुद मुख्तारी और सूबाई हुकूक के ऊपर, तकसीम इख्तियारात के ऊपर बात करते हैं, इसी बुनियाद के ऊपर मैंने पहले भी गुजारिश की कि सूबाई खुद मुख्तारी के हथियार को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कौमपरस्ती की तहरीकें और फिर पाकिस्तान के दुश्मनों ने उन तहरीकों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ था। ये हमारे जो साथी हैं पीटीआई वाले, ये इस मामले की सेंसिटिविटी को समझते नहीं है। हमने उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि कुछ होश का नाकुल है, और ये सिर्फ हमारा नहीं, मुस्लिम लीग का भी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया है इससे सूबाई खुद मुख्तारी पे। बाकी जमातों ने भी इस पे यही कहा है, और हुकूमत को बिल्कुल आपने ठीक कहा, इनके पास अक्सरियत नहीं है, और अगर ऐसा वक्त आया तो इनके अपने इत्तेहादी जमातें इनको छोड़ जाएंगी, इनके अपनी जमात के अंदर से बहुत सारे लोग इस पे खड़े हो जाएंगे। ये तो, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ में सख्ती है वो बुनियादी तौर पे मादी तजुर्बे और उसकी सेंसिटिविटी के हवाले से। अच्छा कायरा साहब, एक और चीज़ है कि इसमें एक कोरोना के मामलात के हवाले से हम ख़ास तौर पे बात कर लेते हैं। पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, हुकूमतों को यकजा होना चाहिए। एक तरफ से एक बयान सिंध से आ जाता है, दूसरा वफाक से आ जाता है, वहाँ से तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ से ट्वीट्स होती हैं। तो इस सारे अमल में आप नहीं समझते कि एक होना चाहिए था दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से एक आग लगी हुई है? मेरे अजीज, मुझे थोड़ा सा आपसे गिला जी प्यार भला, देखिए जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसका दूर हो, उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक, सर हम तो दोनों जानिब कर रहे हैं। हुकूमत वक्त में डे 1 से जो रवैया रखा हुआ है, वजीर आजम साहब सिंध के अलावा तीनों सूबों की तारीफें करते रहे कोरोना को हैंडलिंग पे, बाकी इश्यूज पे, कभी सिंध के बारे में भी कोई मुनासिब लफ्ज उनके मुंह से निकला है? जब वजीर आजम पाकिस्तान पहले दिन से सिंध का, डॉक्टर्स का, पाकिस्तान के ज़ी-शऊर लोगों का, साइंटिस्ट का, दुनिया का, अगर ये तजर्बा था और है कि कोरोना में लॉकडाउन ही एक बेहतरीन, वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं कि वफाक ज़्यादा थी कि सूबों को साथ लेकर चलते। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, अपने आप को महदूद रखेंगे तो आप महफूज रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।